नमस्कार मित्रों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रेमचंद जो हिंदी के कथा सम्राट, विशेष रूप से उपन्यास के क्षेत्र में उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, ऐसे महत्वपूर्ण हिंदी के मील के पत्थर कहलाने वाले कथाकार प्रेमचंद की कहानी है। और कहानी भी बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी हैं, जो उपन्यास लिखे हैं, उनमें बहुत सारी समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि समस्याओं को, चुनौतियों को उजागर किया है। उन्होंने छोटे बड़े अनेक उपन्यास लिखे हैं। हम जानते हैं कि प्रेमचंद गोदान के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। कर्मभूमि, गबन, निर्मला और इसी तरह कायाकल्प आदि ये औपन्यासिक रचनाएं हैं जो प्रेमचंद को बहुत उच्च स्तर पर, उच्च पद पर प्रतिष्ठित करने का काम करती हैं। मानसरोवर नाम से उनके 8 कहानी संग्रह मिलते हैं, जिसमें लगभग 350 कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कहानियाँ और उपन्यास इतने रोचक, इतने प्रेरक, इतने उद्देश्यपूर्ण, शैक्षिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक कहानी जो बहुत ही रचनात्मक है, प्रेरक है और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, युवाओं के लिए विशेष रूप से, क्योंकि इस कहानी में भले ही व्यंग्य के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने मंतव्य को व्यक्त किया है, लेकिन बहुत ही उद्देश्यपूर्ण कहानी है। तो प्रेमचंद एक बहुआयामी व्यक्तित्व भी हैं, रचनाकार भी हैं, सृजन धर्मिता के प्रतीक भी हैं। उन्होंने भारतीय गांवों को, ग्रामीण जीवन को, कृषक जीवन को जिस तरह से उजागर किया है वह अतुलनीय है। दूसरे किसी रचनाकार में उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार की प्रस्तुति नहीं दिखाई देती। भाषा और शैली की दृष्टि से भी प्रेमचंद का कोई तुलना उनकी नहीं है। तो शतरंज के खिलाड़ी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 1857 के आसपास की जो भारतीय पृष्ठभूमि है, जिसमें आज़ादी का स्वर धीरे धीरे बुलंद हो रहा है, और जो हमारी रियासतें हैं, जो हमारी बादशाहतें हैं, उनमें तमाम तरह की जो कमियां, चुनौतियां, विद्रूपताएं आदि हैं, उन सब को लेकर प्रेमचंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी की संरचना की है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी कि इस कहानी पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चित फिल्म भी बनी है, जो बहुत सफल हुई है। और ये कहानी कई तरह से आप सब विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी, शिक्षादायक होगी, क्योंकि कर्मण्यता और अकर्मण्यता के बीच का जो द्वंद्व है, उसका सामना कैसे करें, हम अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह कैसे करें, ऐसे तमाम प्रश्नों को इसके माध्यम से उजागर किया गया है। और एक जो छद्म दिखावा हमारी उस समय के समाज में, जो लखनऊ की पृष्ठभूमि में जिस तरह की चर्चाएं होती रही हैं, हमने इतिहास की पुस्तकों में भी देखा कि जो मनुष्य है, जो मानव जाति है, वो उस समय विलासिता में, भोग में, ऐश्वर्य में किस तरह निमग्न हो गई थी, और अपने कर्तव्यों को भूलकर किस तरह से वो अपने आप को उन सारे कर्म क्षेत्रों में, उन सारे कार्यों, क्रियाकलापों में निमग्न करते हैं जिनको हम सामाजिक दृष्टि से बहुत सराहनीय नहीं मानते। तीतर लड़ाना, मुर्गे लड़ाना, बटेर लड़ाना, पतंग उड़ाना, चौसर खेलना या शतरंज खेलना, या इसी तरह की तमाम गतिविधियां, उनमें मदिरा सेवन या नशीले पदार्थों का सेवन, और इन सब के साथ साथ जो एक दायित्व और दायित्व के प्रति उदासीनता है, वो किस तरह से घातक हो जाती है। ऐसे तमाम प्रश्न इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने उठाए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आइए अब हम इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यह कहानी वातावरण केंद्रित है, जिसमें मीर और मिर्ज़ा आदि पात्रों के आचरण के माध्यम से तत्कालीन लखनऊ की परिस्थितियों की ओर संकेत किया गया है। उन परिस्थितियों में सामान्य नागरिक हो या शासक वर्ग, सभी भोग विलास में डूबे हैं। शासकों एवं अमीरों की अकर्मण्यता एवं दायित्व विमुखता ने सामान्य जनता को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा है
और मनोरंजन ने समाज का राजनीतिक अधः पतन कर दिया है। देश के कर्णधारों को इस प्रकार भोग विलास में डूबे हुए दिखाकर प्रेमचंद गुलामी के कारणों की अभिव्यक्ति करते हैं। साथ ही दायित्व निर्वाह तथा कर्तव्य परायणता के महत्व की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि कहानी में बहुत से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं और उन तत्वों से जब कहानी की संरचना तैयार होती है तो वो एक अलग तरह की विधा के रूप में हमारे सामने आ जाती है। आज शतरंज के खिलाड़ी में जिन तत्वों की चर्चा हम करने जा रहे हैं उन पर हम एक दृष्टि डालें तो हम उस पर विस्तार से बात कर सकेंगे। शतरंज के खिलाड़ी, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी के तत्वों में सर्वप्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कथा वस्तु, जिसमें कहानी का जो प्लॉट है वो किस तरह से बनाया जाता है, उसकी संरचना कैसे होती है, इस पर विचार होगा। पात्र योजना, प्रेमचंद ने इस कहानी के अंतर्गत किन किन पात्रों की योजना की है, वो स्त्री पात्र, पुरुष पात्र, बाल पात्र या वो किस तरह की समस्या को उजागर करने वाले प्रतीक हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन से पात्र हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। इसके बाद कहानी में तीसरा बिंदु, जो तीसरा तत्व है, वो संवाद योजना है, क्योंकि संवाद किसी भी कहानी या उपन्यास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, गति प्रदान करते हैं। और इस कहानी में भी संवाद भले ही कम है तुलना में, लेकिन उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो संवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है देश, काल और वातावरण। हम जानते हैं कि कहानी की या उपन्यास की या नाटक आदि की जब रचना होती है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवेश काम करता है। देश माने स्थान और काल माने समय। तो किस समय की कहानी है, किस स्थान की कहानी है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये लखनऊ की पृष्ठभूमि पर तैयार की गई, लिखी गई कहानी है और 1857 के आसपास का जो परिवेश था, जो मानसिकता थी, जो समाज था, वो इसमें उजागर किया गया है। तो देश, काल और वातावरण, वातावरण जो माने जिस दृश्य की, जिस घटनाक्रम की चर्चा हो रही है उसका वातावरण कैसा है, वो पारिवारिक है, वो किसी राजनीतिक स्थिति से जुड़ा है, धर्म से, जाति से जुड़ा है, आदि आदि, इनकी चर्चा भी इसमें होती है और उस पर हम विचार करेंगे। उसके बाद भाषा शैली, क्योंकि कहानी की बुनावट में भाषा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि प्रेमचंद भाषा के बड़े धनी और प्रहरी लेखक या रचनाकार माने जाते हैं। उनका बहुत सारी भाषाओं पर अधिकार है। वो हिंदी के ही नहीं, उर्दू, अरबी, फारसी आदि के भी बड़े गहरे जानकार थे। और इस कहानी में, क्योंकि ये थोड़ी सी इस प्रकार की कहानी है, इसकी पृष्ठभूमि इस तरह की है कि इसमें उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का, कहीं कहीं अंग्रेज़ी आदि शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो भाषा शैली इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। और अंतिम इसका तत्व है उद्देश्य, क्योंकि किसी भी कहानी को लिखते समय रचनाकार का अपना एक उद्देश्य होता है। वो कोई कहानी क्यों लिख रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, उसके माध्यम से वो अपने पाठकों को, अपने समाज को क्या देना, क्या कहना चाहता है, उसका मंतव्य क्या है। तो प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से जिस प्रकार के उदासीन समाज आदि की बात की है, राष्ट्र के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व बोध है, उससे वह कैसे दूर है और उसके खामियाजे कैसे उठाए जा रहे हैं, इन सब बिंदुओं पर हम इन कहानी के तत्वों के अंतर्गत बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये कहानी की पूरी संरचना में 6 के 6 तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक एक करके अब हम इन पर बात भी करेंगे। कहानी की संरचना करने वाले तत्व हैं। उन तत्वों में पहला तत्व कथा वस्तु है, जिसे हम कथानक भी कहते हैं। किसी भी कहानी को लिखने से पहले रचनाकार के मन में एक प्लॉट, जिसको हम कहते हैं, कथा वस्तु कहते हैं, वह एक सुनिश्चित रहता है। उस कथा वस्तु में कहानीकार हमारे सामने उस स्थान और समय आदि के बारे में चर्चा करते हुए यह बताता है कि उसके मन में वस्तुतः क्या है जो वो इस कहानी के माध्यम से देना चाहता है। शतरंज के खिलाड़ी की कथा वस्तु बड़ी प्रेरक और रोचक है। रोचक इसलिए कि इसमें 2 महत्वपूर्ण चरित्र हैं, पात्र हैं, जो शतरंज की लत से ग्रस्त हैं। और इस कथा वस्तु के माध्यम से प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि जो विलासिता में, भोग में या खेल आदि में इस तरह से निमग्न होते हैं,
वो उनके समाज और परिवार के प्रति जो दायित्व होते हैं वो उन्हें कैसे भूल जाते हैं और अंततः उसका नुकसान परिवार को, समाज को, राष्ट्र को उठाना पड़ता है। ये लखनऊ के परिवेश को ध्यान में रखकर और 1857 जब क्रांति की पहली स्वर लहरियाँ हमें अपने देश में सुनाई पड़ती हैं, मंगल पांडे आदि के माध्यम से जिनकी चर्चा की जाती है, उस समय का भारत और उस समय के भारत का लखनऊ जो नवाबी ठाट बाट का शहर है, जहाँ पर जीवन शैली बिल्कुल अलग तरह से हमें दिखाई देती है, जो मुग़ल बादशाहत का जो दबाव है, जो प्रभाव है, वो वहाँ दिखाई देता है। तो दो पात्र किस तरह से शतरंज के खेल में निमग्न हैं, वो अपनी पत्नी के प्रति जो जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसको भूल जाते हैं। और प्रेमचंद यह भी बताना चाहते हैं कि जो कर्तव्य हमारा है, जो कर्मण्यता हमसे अपेक्षित है, उसके प्रति जो उदासीनता है वह किस प्रकार से घर कर गई है और समाज का जो स्वरूप है, चाहे वो जनता की बात हो, चाहे वो राजा और तमाम तरह की विलासिता में निमग्न ऐसे चरित्र और पात्रों की बात हो, वो सब के सब कहीं ना कहीं खतरा बन रहे हैं, अपने लिए भी, समाज के लिए भी। इसलिए प्रेमचंद ने ये तमाम पक्ष उजागर किए कथा वस्तु के माध्यम से। और वास्तव में अंत में इस कहानी के की जो संरचना है, उसका जो विकास है, वो बड़ा रोचक है कि दोनों घंटों शतरंज खेलते हैं, एक दूसरे को मात देने में लगे रहते हैं और दोनों मित्र हैं और दोनों अपने समस्त दायित्वों को भूलकर, उनके प्रति उदासीन होकर केवल शतरंज में ही पूरी तरह से निमग्न रहते हैं और उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि कितना समय निकल गया। और उसके बाद फिर यह दिखाया कि एक पात्र हैं जिनकी पत्नी जो है वो सरदर्द से ग्रस्त है और वो चिकित्सक के पास जाना चाहती है, लेकिन पति के पास फुर्सत नहीं है कि वह उसको डॉक्टर के पास भी ले जाए, क्योंकि उसे डर है कि कहीं मेरा मित्र जो है वो शतरंज की बाजी में मुझे पराजित ना कर दे। तो ये एक मन का जो शतरंज से पैदा होने वाला डर है, इससे पूरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रेमचंद करते चलते हैं कि जो मानसिकता है वो किस तरह की बन गई है। और अंत तो और भी अधिक रोचक और प्रेरक है, क्योंकि वजीर को बचाने के उद्देश्य से उस शतरंज के खेल में, यानी अगर वाजिद अली पराजित हो गए या वो कैद हो रहे हैं, इसकी चिंता उन्हें नहीं है, लेकिन अपनी शतरंज में जो मोहरे हैं उनको बचाने की चिंता वो करते हैं। तो अपने वजीर की रक्षा के लिए अंत में उन दोनों में एक संवाद और संवादात्मक जो तुरशी पैदा होती है, परस्पर फिर उनमें एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा होने लगता है और यहाँ तक कि दोनों तलवारें निकाल लेते हैं और तलवार निकालकर एक दूसरे को घायल भी करते हैं और अंत में प्रेमचंद कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। प्रेमचंद कहना कुछ और चाहते हैं कि ये दोनों यदि देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए या भारतीय संस्कृति और मूल्यों के लिए संघर्षरत होते, उसके लिए अगर बलिदान होते तो शायद देश इन पर गर्व करता। लेकिन ये एक छद्म विलासिता जिसको इन्होंने ओढ़ रखा है, जो इन्हें बहुत ही उदासीन, बहुत ही आलसी बना देती है, इस तरह की मानसिकता का समाज हमारा मध्यकालीन जिसको हम 1857-60 के आसपास का समाज है, उसको प्रेमचंद ने कथा वस्तु के माध्यम से हमारे समक्ष बड़ी खूबी से प्रस्तुत किया। भले ही कथा में गति नहीं है, लेकिन रोचकता है और वो बांधे रखती है और हम आने वाले दृश्य में, आने वाले संवाद में क्या होने जा रहा है, इसके प्रति बड़े जिज्ञासु बनकर उस कहानी से बंधे रहते हैं। तो मित्रों, ये पहला एक जो बिंदु है जिसको हमने कथा वस्तु के रूप में जाना। दूसरा तत्व कहानी का पात्र है। ये जो दो पात्र हैं, हालांकि पात्र इसमें वाजिद अली की चर्चा हुई है, लेकिन उस पात्र की कोई भूमिका उस तरह से नहीं है। दो पात्र पुरुष पात्र हैं जिनको हम मुख्य पात्रों के रूप में देख रहे हैं, जिनको हम मिर्ज़ा और मीर के रूप में जानते हैं। ये दोनों वही पात्र हैं जो शतरंज खेल रहे हैं। इन दोनों के आचरण से, व्यवहार से, शतरंज खेलने की पूरी क्रिया से हम उनके मनस्थिति का, उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य का या चरित्रगत उनकी जो कमियां कमज़ोरियां हैं, उनका पूरा अध्ययन कर पाते हैं। किसी भी कहानीकार की ये बड़ी सफलता होती है कि पात्र जो है वो कथा को भी जोड़कर चलता है
और अपने पूरे आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित भी करता चलता है। तो ये जो नियोजन है पात्रों का, उनकी जो पत्नी है बेगम साहिबा, जिनके सर में दर्द होता है, उनका आक्रोश, उनकी शब्दावली में जो अपशब्द हैं, जो तुरशी और नाराज़गी है, और जिस तरह की झुंझलाहट है उनके पूरे व्यवहार में, वो दिखाती है कि वो इस पूरी व्यवस्था से किस तरह से तंग आ चुकी हैं। लेकिन एक पति की और पति के मित्र की यह जो शतरंज खेलने की लत है, जो जैसे नशे की आदत होती है, ऐसा एक नशा है। तो ये दोनों चरित्र और उनकी बेगम का चरित्र, ये वास्तव में इस कहानी के बहुत महत्वपूर्ण चरित्र हैं। और इन तीनों के माध्यम से प्रेमचंद ने लखनऊ की पूरी मानसिकता को, पृष्ठभूमि को, जो एक नवाबी विलासिता में निमग्न मानसिकता है, उसको उजागर करने का प्रयास किया। और यह भी बताया कि ये वस्तुतः व्यवस्था का वह दोष है जिससे ग्रस्त होकर हमने गुलामी को लंबे समय तक झेला। तो ये पात्र योजना प्रेमचंद ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने रखी है। तीसरा संवाद योजना है। संवाद किसी भी कहानी या उपन्यास की जान होते हैं। संवादों में पात्रों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का अवसर भी पाठकों को मिलता है, और ऐसा लगता है कि कहानी उन संवादों के माध्यम से सशक्त होकर, बहुत चरितार्थ होकर, सार्थक होकर पाठकों तक पहुंच रही है। तो ऐसे अनेक संवाद हैं जिनका प्रेमचंद ने बीच बीच में बहुत रचनात्मक उपयोग किया है। ऐसी संवाद, छोटे संवाद हैं, चुटीले संवाद हैं, क्योंकि बहुत लंबे और बहुत उबाऊ संवादों की योजना नहीं की। और संवादों में जो सटीक और सार्थक शब्द चयन है, वो प्रेमचंद की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। इस सब के साथ साथ देश काल, क्योंकि लखनऊ की पृष्ठभूमि है, लोग तीतर बटेर लड़ाने में लगे हुए हैं, मुर्गे लड़ाने में लगे हुए हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं या शतरंज आदि खेल रहे हैं, और फिर तमाम तरह के नशों में ग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि विलासिता है। तो ये जो परिवेश, वातावरण तैयार किया, देशकाल तैयार किया प्रेमचंद ने, यह बताया, जिसकी चर्चा हम कभी कभी करते भी हैं कि देखो हम कहाँ से चलकर और कहाँ पहुँचे हैं। आज का भारत और 1857 का भारत या उससे भी पहले का भारत, तो हम जब तुलनात्मक दृष्टि से अपनी गति को, अपने विकास को, अपनी उन्नति को देख सकते हैं, तो ये कहानी इस दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण और प्रेरक बनकर हमारे समक्ष आती है। प्रेमचंद ने भाषा का, और भाषा में भी विशेष रूप से जो शब्द चयन है, सटीक शब्द चयन, सार्थक शब्द चयन, कहाँ उर्दू के शब्दों का इस शब्दावली से उस समय की पूरी परिवेशगत जो स्थितियां हैं उनका जायजा भी लिया जा सकता है, उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं हम। तो शब्द चयन प्रेमचंद का, वाक्य विन्यास प्रेमचंद का, और इन सब के साथ साथ जो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग है, वो बड़ा मार्मिक है, बड़ा हृदयस्पर्शी है। और सबसे अच्छी बात है कि वो संदर्भ सापेक्ष है। जहाँ जिस प्रकार के मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग होना चाहिए, उसके माध्यम से प्रेमचंद का जो मंतव्य है वो और अधिक पैना, नुकीला, चुटीला हो जाता है। इस कहानी में जो अंतिम बिंदु है वह है उद्देश्य। क्या ऐसी मूल भावना इस कहानी के माध्यम से अपने पाठकों तक प्रेमचंद पहुंचाना चाहते हैं? प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक बड़े सुसंस्कृत राष्ट्र के सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक हैं, और हमारी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति बनती है। हम कर्मण्यता के माध्यम से, अपनी कर्मनिष्ठा के माध्यम से इस देश को, इस समाज को, इस परिवार को कुछ दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। हमारा जीवन सार्थक होना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल भोग और विलासिता में, अगर पुरखों की और आनुवंशिक संपदा और संपत्ति हमारे पास है, तो हम अपने कार्य को भूल जाएं, अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएं। तो ये प्रेमचंद की इस कहानी के मुख्य रूप से उद्देश्यों में शामिल है। और मुझे लगता है कि ये जो 6 तत्व हैं कहानी के, ये इस कहानी के प्राण हैं। इन सब को एक साथ सुनियोजित करके प्रेमचंद ने एक अच्छी कहानी का, एक प्रेरक कहानी का ताना बाना बुना है। आइए अब हम इस कहानी के मुख्य बिंदुओं पर एक बार पुनः दृष्टि डालते हैं, ताकि कहानी की क्रमिक विकास यात्रा का भी हमें बोध हो जाए और यह भी जानकारी मिले कि इस कहानी में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कहानी में कभी कभी किसी तत्व विशेष पर बल दिया जाता है,
शतरंज के खिलाड़ी में अन्य तत्वों के माध्यम से परिवेश पर बल दिया गया है। कहानी में जिस भारत का चित्रण किया गया है उसमें सभी वर्गों के लोग विलासिता या उदासीनता में डूबे हैं। प्रेमचंद शासक और प्रजा की इस स्थिति को दुखद मानकर उसका चित्रण करते हैं। वे संदेश देना चाहते हैं कि देश को गुलामी से बचाना है तो प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। लेखक ने स्थिति की विडंबना का मार्मिक उल्लेख किया है। यह कहानी वातावरण को अभिव्यक्त करने वाली है, इसलिए इसमें संवाद कम है, किंतु जो हैं वे व्यंग्यात्मक, चुटीले तथा कहानी को गति देने वाले हैं। कहानी की भाषा में व्याकरण की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियों या उपन्यासों में हम देख सकते हैं कि उनकी भाषा जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कहानी में जो व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम दृष्टि डालें तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने वस्तुतः अपनी रचना धर्मिता, सृजन धर्मिता के साथ भाषा और व्याकरण का भी पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने छोटे छोटे चुटीले संवादों के माध्यम से जिस तरह की मुहावरे और लोकोक्तियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति उसके साथ होती चलती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो संवाद योजना है वो छोटी है, इसलिए वाक्य विन्यास भी छोटे हैं, और छोटे वाक्य विन्यासों में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी उनको यह ज्ञात है कि पात्र कैसा है, पात्रानुकूल शब्द चयन होना चाहिए, इसलिए शब्द में अगर उर्दू का, अरबी का, फारसी का शब्द है तो उसमें किस प्रकार के शब्दों का कहाँ पर प्रयोग किया जाना है, इसका भी पूरा ध्यान प्रेमचंद ने रखा है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा के खड़ी बोली के व्याकरणिक पक्षों पर भी प्रेमचंद का पूर्ण अधिकार है और उन्होंने इस कहानी के माध्यम से उसका परिचय भी हमें दिया है। इस कहानी के माध्यम से हम जब कौशल विकास पर विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात पहली जो आती है वह यह कि हमारे जीवन में कर्म करने की जो भावना है उसका क्या महत्व है, और कर्मण्यता मनुष्य की पहचान बनती है। हमें उदासीन, हमें अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। तो पहला कौशल यह है, और दूसरा कि जो विलासिता है वह हमेशा हमें पथभ्रष्ट करती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि परवशता, हमें दूसरों के वश में नहीं, किसी भी कोई अगर हमें आदत पड़ गई है तो वो भी परवशता है। हम किसी दूसरे व्यक्ति के वश में रहकर काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि मित्र चला आया और उसके साथ हम घंटों बैठकर शतरंज खेल रहे हैं, ये एक प्रकार की यह भी परवशता है। तो ये परवशता जो है ये हमेशा घातक होती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमारा जो उद्देश्य है जीवन का वह उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए यथासंभव आत्मनिर्भर हों, स्वाभिमानी हों, अपने दायित्व और अपने कर्म के प्रति प्रस्तुत हों। यह इस कहानी की महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से बात हमारे सामने आती है। इस तरह बच्चों हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद विरचित यह कहानी शतरंज के खिलाड़ी वास्तव में एक संदर्भ सापेक्ष, समय सापेक्ष समस्या और चुनौतियों को तो उजागर करती है, लेकिन आज के समाज में इसकी प्रासंगिकता असंदिग्ध है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से जिन बिंदुओं को, जिन मंतव्यों को उजागर किया है वो आज भी उसी तरह प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज भी हम कर्मण्यता को वरीयता देते हैं, अकर्मण्यता निंदनीय मानी जाती है। इस दृष्टि से यह कहानी वास्तव में बहुत ही प्रेरक, बड़ी रोचक और मार्गदर्शक कहानी है। हम प्रेमचंद के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस प्रकार की कहानियाँ भी हमारे समाज को, हमारे पाठकों को दी हैं।